जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो हमारी लास्ट वीडियो से रिलेट करती है, क्योंकि आज की वीडियो में हम अपने फर्स्ट टॉपिक का जो रिमेनिंग पार्ट है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, 9.1 को हमने हाफ जो था डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। उसमें हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शंस की डेफिनेशंस, उसकी एग्जांपल्स और सब कुछ जो है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। बहुत सारी हमने उसकी ऐसी एग्जांपल ली जो हमारी डेली लाइफ से रिलेट करती हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, ये सारा कुछ हमने उसमें कवर किया है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है उसी से रिलेट करता है, उसका जो बाकी हिस्सा है वो होगा। तो आप फर्स्ट वीडियो जो है हमारी उसको अच्छी तरह देखें ताकि आपको इसकी ज्यादा समझ आ सके। स्टूडेंट्स, ये वाला टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से लाजमी आता होता है, इसलिए आप इस चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, इसको सारे को बड़ी डिटेल के साथ पढ़ें ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो सके। और इसके अलावा शॉर्ट और एमसीक्यूज वो भी साथ साथ आप देखते जाएं, वो भी क्लियर हो जाएंगे। वो मैं कोशिश करूंगा कि साथ साथ आपको बताता जाऊं कि कहाँ से लॉन्ग कहाँ से शॉर्ट बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं अपना जो है ना कल वाला जो आपका लास्ट वीडियो थी उसमें जो आपको रिएक्शन करवाया था वहीं से स्टार्ट करता हूँ। स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक फ्लास्क है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें आपने ले लिया है जी कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, ठीक है जी। इसको आपने हीट किया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका जो ये ऊपर वाला माउथ है इसको ओपन रख लेना है, ठीक है। इसको हमने ओपन रखा हुआ है और हीट करना शुरू कर दिया है। क्या होगा जी, जब हम इसको हीट करेंगे तो कुछ देर बाद ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या करेगी, यहाँ से ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी, टूट जाएगी। इसके मॉलिक्यूल जो हैं वो टूट जाएंगे, ब्रेकअप हो जाएंगे। और ब्रेकअप चूंकि ऊपर वाला जिसका माउथ है वो ओपन है, तो क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, मूव कर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड रह जाएगा और बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी, ऊपर मूव कर जाएगी। इस रिएक्शन को अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो स्टूडेंट्स मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, देखिए जरा, कि ये हमारे पास था कैल्शियम कार्बोनेट जो हमने यहाँ पे लिया हुआ था। स्टूडेंट्स, जब हमने इसको हीट प्रोवाइड की, ठीक है स्टूडेंट्स, और हीट प्रोवाइड करने की सूरत में ये क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और फिजा में मूव कर गया, चला गया, ठीक है। ये वाला रिएक्शन, ये रिएक्शन जो है ये डीकम्पोजिशन हुई है, यानी कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये ब्रेकअप हुआ है और ब्रेकअप होने की सूरत में इन दो चीजों में कन्वर्ट हो गया है। स्टूडेंट्स, ये चीज क्या है, यहाँ पे ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट कहलाएंगे, ये बाद में बने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो हो गया ये रिएक्शन। और अगर स्टूडेंट्स, अगर हम फिर अगेन इसको देखते हैं इसी रिएक्शन को, ये हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाएगा। ये हमारे पास इसी तरह का एक फ्लास्क और है, ठीक है। मैं इस फ्लास्क को दोबारा अगेन बनाता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक और फ्लास्क है, ठीक है। इसका जो माउथ है वो हमने किसी कॉर्क के साथ अच्छी तरह बंद कर दिया है और कैल्शियम कार्बोनेट अगेन हमने इसमें ले ली, ठीक है जी। और दोबारा इसको अगेन हीट करना शुरू कर दिया है, ठीक है जी। ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है बनेगी और इसमें कैल्शियम ऑक्साइड भी बनेगा जब हम इसको हीट अप करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें जरा, ये ध्यान से आपने इसको समझना है क्योंकि ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। स्टूडेंट्स, दोनों चीजें अगेन बनेगी, ये वाली, ये इसको कॉर्क से चूंकि हमने बांध दिया हुआ है, तो अब देखें कैल्शियम ऑक्साइड भी बना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी बना, ये दोनों जो है यहाँ पे बने हैं। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिजा में नहीं जा सकती, एटमॉस्फेयर में नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ऊपर से हमने इसका माउथ है वो सील कर दिया है, बंद कर दिया, बाहर नहीं जा सकती। यहाँ पे वो बाहर चलेगी। देखें, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चलेगी तो वो फिजा में शामिल हो गया, वो दोबारा यहाँ वापस नहीं आएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इनके दरमियान आप देखें तो इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है हमें देखने को मिल रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे इरिवर्सिबल रिएक्शन एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई है। और अगर आप यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं गई, बल्कि क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड अगेन आपस में दोनों रिएक्शन करेंगी और रिएक्शन करने के बाद अगेन कंपोजिंग करेंगी, ठीक है ना। कंपोज होंगी, पहले डिकम्पोज हुई थी, अब दोबारा कॉम्बिनेशन करेंगी, कंबाइन होंगी और कंबाइन करने के बाद कौन सा रिएक्शन हमारे पास आएगा, ये देखें जी, ये वाली चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो बनी है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये रिएक्शन करेगा तो कौन सी चीज बनेगी, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास बन जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स।
ये जरा आपने ज़हन में रखना है इन रिएक्शंस की तरतीब। पहले क्या हुआ है, डिकम्पोजिशन हुई है, बाद में इसकी कॉम्बिनेशन या कंपोजिशन हुई है, और कंपोजिशन में दोबारा फिर ये वाला वही मटेरियल जो पहले था वो हमारे पास बन गया। स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को हम कहेंगे यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन, और स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को हम यहाँ पे कहेंगे रिवर्स रिएक्शन। दो तरह के रिएक्शन हुए हैं स्टूडेंट्स। इस रिएक्शन को अगर आप कंबाइंड फॉर्म में लिखें, यानी कि दो है ना, तो इसको अगर इसका 1 पार्ट ये 2 पार्ट, अगर आप इसको एक ही पार्ट में लिखें, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। कोई भी तरह से रिएक्शन ले लें, ठीक है, हमने इसको डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है इस वाली बात को कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं उसको हम डबल एरो से शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब इस पे डबल एरो लगाओगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये इसमें जा सकता है और ये इसमें आ सकता है। ये तकरीबन बातें हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी हुई हैं। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने जो आगे इसको लेके चलना है वो ये है, कुछ बातें इस रिएक्शन से रिलेटेड जो आपको ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन में मदद देंगी, तो वो स्टूडेंट्स देखते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स सबसे पहली बात यहाँ पे आपने ये याद रखनी है कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, कोई भी रिएक्शन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, यानी यहाँ इस तरफ से उस तरफ, ठीक है, तो उसमें कौन सी तब्दीली आती है? पहले नंबर पे तो रिएक्शन की जो स्पीड है, ठीक है, रिएक्शन की जो स्पीड है यहां से जब वो इस तरफ जाता है तो ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। यानी जब यहां से वो इस तरफ जा रहा है, शुरू में तेज होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी स्पीड, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई भी रिएक्शन जाता है तो उस वक्त उसकी जो स्पीड है, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलवेज डिक्रीजेस, आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, ठीक है, यहाँ पे। और स्टूडेंट्स अगर आप दोबारा देखें कि जब रिएक्शंस की कंपोजिशन होती है, ठीक है, कि दोबारा रिएक्शन जो है दोबारा अपनी असल हालत में आता है, यानी रिवर्स डायरेक्शन में आता है, तो स्टूडेंट्स रिवर्स डायरेक्शन में जब वो आता है तो उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज करती है, उसका रेट जो है इंक्रीज करता है, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस। स्टूडेंट्स याद रखना, इस तरफ से यहाँ पे आएगा तो डिक्रीज, ठीक है जी, डिक्रीजेस। जब इस तरफ को जाता है, ठीक है, यानी कि जब वो, अब ये देखें ये रिवर्स है हमारे पास, मैंने लिखा हुआ है, आप इस पे ना जाएं, ये देखिए मैंने रिवर्स लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि कंबाइंड रिएक्शन ये होता है, तो ये रिवर्स फॉर्म में जा रहा है। तो रिवर्स फॉर्म में जब जाता है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो उलट होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट होगी, लेकिन जो इसका रेट है या जो इसकी रफ्तार है रिएक्शन के मूव करने की, वो स्टूडेंट्स क्या करेगी, इंक्रीजेस करेगी, ठीक है। याद रखना है पहले नंबर पे आपने इसका जो रेट है वो ज़हन में रखना है कि किस तरफ से किस तरफ को इंक्रीज होता है, किस तरफ से किस तरफ को डिक्रीज होता है। और दूसरे नंबर पे आपने ये वाली बात रखनी है कि डायरेक्शन ऑलवेज ऑपोजिट। ये स्टूडेंट्स आपने दो बातें जो है बड़े ही जो है करने की ध्यान से याद करनी है, क्योंकि ये वाली जो बातें हैं आगे जब हम इसको ग्राफ में ड्रा करेंगे तो आपको वहां पे काम देंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और तीसरी बात यहाँ पे आपने ये याद रखनी है कि जो ये वाले रिएक्शन होते हैं, ठीक है, रिवर्सिबल जो रिएक्शन होते हैं वो कभी स्टॉप नहीं होते, ठीक है, स्टॉप नहीं होते, मूव करते रहते हैं। ये बात हम फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ के आए हैं कि ये रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम में आते हैं। तो जो रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम में आते हैं इसका मतलब ये है कि वो कभी भी स्टॉप नहीं होते। तो मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे, नंबर 3 पे आपने इसकी जो बात है वो याद रखनी है कि नॉन स्टॉप, ठीक है जी, नॉन स्टॉप। ये वाले रिएक्शन नॉन स्टॉप होते हैं, ठीक है जी, मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखें कैसे मूव करते रहते हैं, इस बात को जरा गहराई में देखें तो आपको दोबारा जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट्स ये देखें, पहले ये रिएक्शन इस तरफ को जाते हैं, ठीक है, रिएक्शन मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कोई ना कोई इसका रेट होगा, कोई ना कोई इसकी रफ्तार होगी, ठीक है। तो जब ये उस तरफ को जा रहा है, चलता जा रहा है, उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, ये वाला रिएक्शन दोबारा, यानी कि जब यहाँ पे देखें, पहले ये देखें इसकी डिकम्पोजिशन हो जा रही है, ऊपर से ढक्कन बंद है, तो ये दोबारा एक वक्त आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो है यहाँ से डिकम्पोज होना बंद हो जाएगा और दोबारा कंबाइन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले ये क्या हो रहा था, डिकम्पोज हो रहा था, बाद में क्या होना शुरू हो जाएगा, कंबाइन होना शुरू, यानी
दोबारा फिर यही बनना शुरू कर देगी। ठीक है, ये स्टूडेंट्स अगर आप इसको इस तरह में समझ सकते हैं कि पहले ये आपस एक डिकम्पोज होता है, बाद में फिर कंपोज होना शुरू करता है, पहले डिकम्पोज फिर कंपोज, जब कंपोज हो जाता है फिर डिकम्पोज, यानी कि ये रिएक्शन मूव करता रहता है। ठीक है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। अगर उसकी हो रही है डिकम्पोजिशन तो एक टाइम आता है जब उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है तो वो फिर जो है कंपोजिशन भी अपनी शुरू कर देता है। तो स्टूडेंट्स एक टाइम होता है। अब देखें इस बात को, और कि जो रेट है इसका डिकम्पोज होने का और कॉम्बिनेशन या कंबाइन होने का, वो रेट एक टाइम होता है वो इक्वल हो जाता है, दोनों की जो रफ्तार है वो बराबर हो जाती है। उस टाइम को हम कहते हैं कि जनाब, उस वक्त हम कहते हैं कि रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे फर्ज करें मैं कहता हूं कि जी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो पॉइंट है, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन, जब दोनों का रेट बराबर हो जाएगा तो देन हम कहेंगे कि ये वाला जो रिएक्शन है वो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में चला गया है। और स्टूडेंट्स ये हमेशा डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में जाता है। इसको अगर हम ग्राफ की मदद से देखें, ग्राफिकली अगर हम समझना चाहें इसी बात को, तो स्टूडेंट्स ये देखें, मैं छोटा सा यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, इसको आपने समझना है। ये देखें, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है। इस ग्राफ को ध्यान से समझना है क्योंकि ये पेपर में बाज़ दफा वो सीधा इसी तरह पूछ लेता है कि ये आप ग्राफिकली एक्सप्लेन करें। तो स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप लेना है टाइम, ये मैंने टाइम ले लिया, और इस डायरेक्शन में आपने लेना है जी रेट ऑफ द रिएक्शन। स्टूडेंट्स ये देखें, ये मैंने 2 पॉइंट ड्रा कर दिए, रेट पे मैंने 2 पॉइंट ड्रा कर दिए। अब देखें शुरू में क्या था, शुरू में ये जो था इसकी जो थी रेट जो था, इसकी रफ्तार जो थी वो मैक्सिमम थी, बाद में आहिस्ता आहिस्ता कम हुई है ना, पहले तो ज्यादा थी, मैक्सिमम इसकी थी, और शुरू में इनिशियली पॉइंट पे इसकी 0 थी, इसकी मैक्सिमम थी, इसकी मिनिमम थी, यानी इसकी 0 थी और इसकी मैक्सिमम थी। मैक्सिमम हमने फर्ज कर लिया जी इसकी मैक्सिमम स्पीड थी यहाँ पे। ठीक है, ये इसका मैंने पॉइंट लगा लिया। और जो प्रोडक्ट है इसका मैं फर्ज कर लेता हूँ कि जनाब ये था रेट, यानी 0 था बिल्कुल उस वक्त। शुरू में तो नहीं ना ये बनना शुरू हो जाती, यानी कि तो शुरू में ये कंबाइन होना शुरू नहीं होता। जो भी प्रोडक्ट होती है पहले तो रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में आ रहे होते हैं, कुछ टाइम के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं। तो शुरू में इसकी स्पीड को मैक्सिमम कह देते हैं, इसकी स्पीड को हम 0 कह देते हैं, इसकी रफ्तार, इसका रेट 0 और इसका मैक्सिमम। आहिस्ता आहिस्ता जब टाइम गुजरेगा, हमने कहा कि वक्त के साथ, टाइम के साथ इसका रेट क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, मैं इसको ऐसे जाहिर करता हूँ, ये देखें आहिस्ता 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 ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। टाइम के साथ साथ ये ग्राफ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे जैसे टाइम गुजरता है इसकी स्पीड मैंने क्या कहा है, इंक्रीज करती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ पे हम देखें आहिस्ता 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 इसकी जो स्पीड है या जो रेट है इसका, वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो ये फिनोमिना हमने देखा कि किस तरफ को जो है रेट इंक्रीज करता है, किस तरफ को डिक्रीज करता है। और यहाँ पे अगर आप देखें ये वाला जो ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे, ये किस चीज को जाहिर करता है स्टूडेंट्स, ये जाहिर करता है इक्विलिब्रियम स्टेट को, इक्विलिब्रियम स्टेट याद रखना है। ये वाला हिस्सा इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी यहाँ पे रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन और द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं, यानी जितने वो बन रहे होते हैं उतने वो बन रहे होते हैं, जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं उतने ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसी रफ्तार से होते हैं। तो वो वाला हिस्सा ये है। ठीक है, ग्राफ की मदद से आप देखें तो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। हमने इसको ग्राफ की मदद से भी देख लिया कि कैसे ये ग्राफिकली जो है चेंजिंग आती है, किस तरह ये ग्राफिकली रिएक्शन मूव करता है। तो स्टूडेंट्स ये इन सारी बातों का अगर आप कंक्लूजन निकालें कि इस बातों का कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन ये होगा कि व्हेन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस at the rate of the forward reaction, the composition of the reaction mixture remains constant। ठीक है जी, क्या कहा जी, composition of the reaction remains constant, यानी कि जब ये वाला मकाम आ जाता है, ये वाली पोजीशन आ जाती है, तो उसके बाद जो कंपोजिशन होती है
वो चेंज नहीं होती, ठीक है। रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन फिर चेंज नहीं होती, वो एक कह रहे हैं कि एक स्टेबिलिटी जो है उसमें आ जाती है, उसके बाद उसमें चेंजिंग नहीं आती। तो ये स्टूडेंट्स कुछ बातें थी, ये जो है इस रिएक्शन से रिलेटेड, ये आपने समझनी है, इसको अच्छी तरह देखना है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो 4 बातें हैं मेन इसमें कि जो है, पहली तो बात कि ये जब पहले इसकी जो मैक्सिमम मिकदार रेट होता है आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करता है। दूसरे नंबर मैंने कहा कि इसकी डायरेक्शन, ठीक है ना, होती है इस तरफ, और उसके बाद मैंने कहा कि इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन होती है ना दोनों की, ये अगर इस तरफ को जा रहा है तो जो दूसरा है वो दूसरी तरफ आएगा, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। और तीसरे नंबर पे मैंने कहा कि ये नॉन स्टॉप होते हैं, रुकते नहीं है, चलते रहते हैं, ठीक है, कभी भी कंप्लीट नहीं होते। इनकी सारी जो प्रॉपर्टी है इन रिएक्शन की डिटेल से हमने क्लास लेक्चर में भी पढ़ी हुई है, तो दोबारा मैंने उसमें से कुछ यहाँ पे डिस्कस की है। इस एग्जांपल से आपको दोबारा मैं फिर कह रहा हूँ समझ आ गई होगी कि कैसे अगर ओपन रखें तो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, अगर क्लोज करें तो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स मजीद आपने ये रिएक्शंस को रहता एक दफा करके देखना है, दूसरे तीसरे नंबर पे आपने इसको इकट्ठा करके लिख देना है। तो एक ऐसा मुकाम आएगा जहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द फॉरवर्ड एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द रिवर्स इक्वल हो जाएंगे। तो देन हम कहते हैं कि एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्विलिब्रियम जो है स्टेट अटेन हो गई है, एक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्शन पहुंच गया है। तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हैं। तो 1 बाय 1 हम इसकी जो है प्रॉपर्टीज वो डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है जी क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है जी, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम से मुराद क्या है कि जो डायनामिक एक्विलिब्रियम है ये हमेशा क्लोज सिस्टम में अटेनेबल है, ठीक है। अगर तो क्लोज सिस्टम है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन क्लोज सिस्टम में हो रहा है तो देन हम डायनामिक एक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं, तब जो है डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो सकता है, अदरवाइज ये डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स पहली जो प्रॉपर्टी ये है कि क्लोज सिस्टम डिपेंड करता है डायनामिक एक्विलिब्रियम को स्टेबल होने के लिए, स्टैब्लिश होने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो ये है कि कंसंट्रेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी बड़ी अहम प्रॉपर्टी है इसकी कि कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन किस चीज की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स नेवर चेंज, ठीक है ना। इस डायनामिक एक्विलिब्रियम में कभी भी रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कभी भी चेंज नहीं होती। तो ये इसकी जो है सेकंड प्रॉपर्टी। अगर आप थर्ड प्रॉपर्टी पे देखें तो वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि फिजिकल प्रॉपर्टी कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है। जिस जौन सी मतलब आपने इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीजें या इसका कलर या इसकी स्मेल वगैरह वो सारी चीजें सेम रहती हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होती। तो मैं यहाँ पे थर्ड पे लिखूंगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज नेवर चेंज, ठीक है जी, नेवर चेंज, कभी भी चेंज नहीं होती। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम 4 पॉइंट की तरफ आते हैं। 4 पॉइंट हमारा क्या है स्टूडेंट्स, याद रखें कि ये वाला रिएक्शन जब हो रहा हो तो स्टॉप नहीं होता, मतलब जब ये कंटिन्यूअस रहता है, ये कंटिन्यूअस डायनामिक एक्विलिब्रियम का मतलब है कि कंटिन्यू रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जो कंटिन्यूअस रहता है, हमेशा चलता रहता है। तो ये मैंने पहले भी यहाँ पे भी लिखा है कि ये नॉन स्टॉप है, तो याद रखना, या आप यहाँ पे भी इसको एक नाम दे सकते हैं कि ये रिएक्शन हमेशा स्टॉप नहीं होता, चलता रहता है। रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी इसका आप इसकी जो है प्रॉपर्टी में, डायनामिक एक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी में ये बात लिख सकते हैं। तो दूसरा स्टूडेंट्स आखिरी जो हमारे पास 5वां इसका पॉइंट है, 5वां पॉइंट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई रिएक्शन केमिकल डायनामिक एक्विलिब्रियम में आए तो स्टूडेंट्स ये जरूरी नहीं है कि रिएक्शन इधर से स्टार्ट हो या इधर से स्टार्ट हो, इधर से स्टार्ट हो या इधर से, डजंट मैटर, ये नहीं डिपेंड करता, ये नहीं जरूरी कि रिएक्शन किस तरफ से शुरू हो रहा है। जिस तरफ से मर्जी रिएक्शन शुरू हो तो रिएक्शन जो है डायनामिक एक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्लोज सिस्टम हो तो हमेशा रिएक्शन जो है चाहे इधर से शुरू हो, चाहे इधर से रिएक्शन शुरू करवा लें, इधर से कहीं से भी आप रिएक्शन शुरू करवाएं तो रिएक्शन हमेशा स्टैब्लिश हो जाता है, केमिकल डायनामिक एक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो इस पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे कि एक्विलिब्रियम कैन बी स्टैब्लिश फ्रॉम ईदर साइड। अच्छा, एक्विलिब्रियम कैन बी established started from either side, ठीक है, started from
इधर साइड, यानी कि आप चाहे दाएं से शुरू कर लें या बाएं से शुरू कर लें, कहीं से मर्जी शुरू कर लें, ये रिएक्शन आपका जो है कंप्लीट मतलब चलता रहेगा। और स्टूडेंट्स आखिरी जो इसका पॉइंट है वो ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने हमेशा याद रखना है कि अगर आप ये रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब में चला गया है और आप इसको किसी एक्सटर्नल फोर्स के जरिए, एक्सटर्नल सोर्स से डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, ठीक है, तो इस पे कोई असर नहीं पड़ता। डिस्टर्बेंस अगर आप इस रिएक्शन पे क्रिएट करते हैं प्रेशर की, टेम्परेचर की या किसी तरह से भी, तो फिर भी ये उन तमाम डिस्टर्बेंस को कह लें कि ख़त्म करके, उन तमाम डिस्टर्बेंस को फील किए बगैर, ठीक है, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है। तो इसका अगर आप लास्ट पॉइंट देखें तो यही बनता है कि इसका इक्विलिब्रियम का जो है एस्टेब्लिशमेंट पे या स्टेबल होने पे इसका कोई असर नहीं पड़ता, किस चीज़ का, डायनामिक इक्विलिब्रियम का। तो यहाँ पे मैं लास्ट पॉइंट लिख देता हूँ इसका, ये हमने 5 लिखे थे, तो 6 पॉइंट ये होगा कि जो इक्विलिब्रियम है, equilibrium does not depend upon disturbance, doesn't change by external disturbance। ठीक है जी, डिस्टर्बेंस। अब एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस कौन सी हो सकती है? प्रेशर हो सकता है जी, टेम्परेचर हो सकता है जी, ठीक है जी, उसके बाद और भी बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें इसकी डिस्टर्बेंस की जिम्मे में आती हैं। तो इसको आप अगर डिस्टर्ब भी करते हैं तो देन भी ये अपने आप को जो है वो स्टेबल कर लेगा या अपने आप को दोबारा इक्विलिब्रियम जो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में ले आएगा, यानी ये चीज़ हर सूरत में बैलेंस होगी। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो हमारा एक पूरा टॉपिक था 9.1 ये अब कंप्लीट हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं अगेन आपको इसका जो सारा है ना बातें बताता हूँ ताकि आप इस सारे लेक्चर को कंबाइन कर सकें। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने इस लेक्चर में देखा, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की जिंदगी से रिलेट करके बताई थी। ठीक है, उसके बाद आपने रिवर्सिबल रिएक्शंस की डेफिनेशन देखी, उसमें रिएक्शन देखा, उसकी प्रॉपर्टीज देखी इरिवर्सिबल रिएक्शन की। उसके बाद हमने रिवर्सिबल रिएक्शन को ऐसे उसकी प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस और बहुत कुछ उसके बारे में सीखा। आज हमने इस एग्जाम्पल को लेके स्टूडेंट्स तो इसका डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो देखा। हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देखी कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। इसका हमने ग्राफिकली जो है वो इसका व्यू देखा कि ग्राफिकली इसको हम देखें तो ये कैसे हमें जाहिर होता है या हमें कैसे पता चलता है। और लास्ट में स्टूडेंट्स हमने इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं 7-6 प्रॉपर्टीज हैं वो हमने 1 by 1 डिस्कस की। तो स्टूडेंट्स इन सारी बातों का अपने डिटेल के साथ पढ़ना है। रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।